नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने करंट अफेयर की नई क्लास लेकर, जिसमें मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 10 सवाल जो बने होंगे आज रात तक की सुर्खियों से। ये सवाल आने वाले आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे और दूसरों से आपको आगे रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सांसद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। दोस्तों, अगर हम लगातार सतत प्रयास करते रहें, अपनी मेहनत को जारी रखें, तो हम कितने भी पिछड़े हुए हों, अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं, अगर हम कितने भी पिछड़े हुए और आपका साथी कितना भी आगे हो, लेकिन अगर आपका प्रयास सतत है, लगातार है और सच्ची मेहनत से आप कर रहे हैं, तो एक दिन आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, उससे पहले आज आपको सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाइयाँ, और मैं आपको यही आशा करूंगा कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें और अपने जो मोटिव है उसमें कामयाब हों। तो चलिए दोस्तों, शिक्षक दिवस के साथ आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। हाल ही में भारत और जापान का संयुक्त ऋण तंत्र JCM किस वैश्विक समझौते के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों, अभी क्या हुआ है, आप जानते होंगे COP21 जो 2015 में हुई। 2015 जिसे हम पेरिस क्लाइमेट डील, पेरिस जलवायु समझौते के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो 2015 में कहां पर हुआ था? तो ये 2015 में पेरिस, जो किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी में इसका आयोजन 2005 में हुआ था। पेरिस जो सीन नदी के किनारे स्थित है, ये आप याद रखेंगे, सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है। तो यहाँ पर जलवायु समझौता हुआ 2015 में। ये वही जलवायु समझौता है जहां पर भारत प्लस फ्रांस दोनों ने मिलकर क्या किया था? तो दोनों ने मिलकर ESA की स्थापना की थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में है। ठीक है, इसकी स्थापना ही थी, ये ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना भारत और फ्रांस ने यहीं पर मिलकर की थी। इसी जलवायु समझौते में एक अनुच्छेद था, जो था अनुच्छेद 6.2 अनुच्छेद था। अब इस अनुच्छेद के तहत भारत और जापान, किसके बीच? तो भारत और जापान जो भारत का और जापान है, जापान का संयुक्त ऋण तंत्र ने संयुक्त ऋण तंत्र को क्या बोलेंगे अपन? कि जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म, जिसे हम JCM के नाम से जानते हैं, जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म। इस पर अभी हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो किस पर किए हैं? तो जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म पर हाल ही में इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है, इस समझौते का जो उद्देश्य होने वाला है वो क्या होगा? तो इसका उद्देश्य जो होगा इस समझौते का, इसमें जो भारत और जापान है ये कार्बन क्रेडिट को बढ़ाएंगे। मतलब कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? मान लो ये एक देश है और ये एक दूसरा देश है, इसके पास 100 कार्बन उत्सर्जन करने के क्या है? अनुमति है, कि ये मान लो 100 कार्बन उत्सर्जन करता है, और ये वाला देश, इसकी क्षमता कम है और ये 50 कार्बन उत्सर्जन कर सकता है। लेकिन ये वाला देश
110 कार्बन उत्सर्जन करता है। कितना करता है? 110। और ये वाला देश 25 कार्बन उत्सर्जन करता है। मतलब अपनी क्षमताओं से आधे का ही उपयोग कर पाता है, और ये अपनी क्षमताओं से 10 अधिक उपयोग कर पाता है। तो ये वाला देश इस वाले देश से ये जो 25 हैं इनको क्या कर सकता है? खरीद सकता है। इसको हम कार्बन क्रेडिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हुआ? कार्बन क्रेडिट को बढ़ावा देना। कार्बन क्रेडिट को बढ़ावा देना। ठीक है, तो पहला उद्देश्य इसका क्या हो गया कि हम जो हमारा कार्बन क्रेडिट है इसको बढ़ावा देंगे। ठीक है, इससे फायदा क्या होने वाला है? जो देश कम कार्बन उत्सर्जन कर रहा है वो प्रोत्साहित होगा, क्योंकि उसका जो बचा हुआ कार्बन है वो दूसरे देश ने पैसों में खरीद लिया। तो लोग क्या करेंगे? अभी करेंगे कोई बात नहीं, हमारे पास कार्बन बचा हुआ है तो इसे बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन क्रेडिट। तो अभी इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये कार्य किया गया है। दूसरा जो इसका उद्देश्य होगा वो है हरित निवेश को आकर्षित करना। दूसरा उद्देश्य क्या होगा? हरित निवेश को आकर्षित करना। हरित निवेश को आकर्षित करना। तो ये इसके दो उद्देश्य हो गए। ठीक है, तो एक तो हरित निवेश को आकर्षित करना, दूसरा कार्बन जो क्रेडिट है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, और इस समझौते में जो भारत में कार्बन क्रेडिट की जो समस्या है उसको भी दूर करने में हमें क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी। और ये समझौता कब हुआ है? जब भारत पर किसने? अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया, यानी टैक्स लगा दिया है। तो भारत क्या कर रहा है? भारत अब दूसरे देशों से अपने संबंधों को, व्यापार संबंधों को मजबूत कर रहा है कि जिससे अमेरिका के लगाए हुए टैरिफ का भारत पर कम से कम असर पड़ सके। ठीक है, तो भारत अपने नए मार्केट तलाश कर रहा है और नए देशों के साथ नए नए समझौते कर रहा है। ठीक, भारत की ओर से इसमें कौन शामिल हुआ? तो भारत की ओर से भारत का पर्यावरण और वन, जो हमारा पर्यावरण और वन मंत्रालय है, वन और जलवायु मंत्रालय, और जलवायु मंत्रालय, ये हमारी तरफ से इसमें शामिल हुआ है। प्लस जापान की सरकार ने ये समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा जो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय प्लस जापान की सरकार ने, दोनों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हमारा जो ये पर्यावरण और वन मंत्रालय है इसके मंत्री कौन है? तो इसके वर्तमान मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। कौन है? भूपेंद्र यादव इसके वर्तमान मंत्री हैं। तो दोनों देशों ने मिलकर अभी इस पर समझौता किया है। इस समझौते के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से क्षेत्र हैं जो इसके अधीन आएंगे? तो इसमें अगर क्षेत्र की बात करूं तो क्षेत्र कौन से हैं? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र भी इसमें आएगा। दूसरा रक्षा क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र। तीसरा सेमी कंडक्टर्स, कंडक्टर्स भी इसमें आने वाले हैं। तो एआई, रक्षा क्षेत्र, सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण जो खनिज हैं वो इनको इसमें शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण खनिजों को इसमें शामिल किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं महत्वपूर्ण खनिजों पर चाइना ने भारत को देने से अभी इनकार कर दिया था, यानी उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसको देखते हुए भारत ने जापान के साथ हाल ही में ये समझौता किया है। दोस्तों, आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि समय की अनुपलब्धता के कारण हम काफी दिनों से आपकी क्लास नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब ये आगे से कंटिन्यू रहेगी। आज हमने शिक्षक दिवस के मौके पर इस क्लास को दोबारा से शुरू किया है, लेकिन अभी भी थोड़ी समय की कम उपलब्धता के कारण आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी, लेकिन कल से ये प्रॉपर समय पर आपको उपलब्ध होगी। चलिए, तो ये समझौता दोनों के बीच, भारत और जापान के बीच हुआ है। ठीक है, अब एक बार जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान यह भारत के, चलिए दोस्तों, ये है भारत, ये है हमारा प्यारा भारत। भारत से अगर हम पूर्व की ओर चलें तो यहाँ पर एक देश है जिसमें प्रशांत महासागर में उपस्थित देश, जिसका नाम क्या है? जापान, जिसे हम सुकुमारों के देश के भी नाम से जानते हैं। तो जापान को हम किस नाम से जानते हैं? जापान को सुकुमारों का देश, सुकुमारों
का देश। दूसरा इसका नाम क्या है? सूर्य उदय का देश, सूर्य उदय का देश, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ की जो मुद्रा है वो येन है, येन यहाँ की मुद्रा है। जापान मुख्यतः 4 महाद्वीपों पर उपस्थित है। तो ये 4 महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो महाद्वीप है वो है होकाइडो, होकाइडो, होन्शु, शिकोको, शिकोकू, क्यूशू, ये 4 महाद्वीपों पर ये उपस्थित है। और होन्शु महाद्वीप पर इसकी राजधानी टोक्यो है, राजधानी टोक्यो है। और यहाँ की जो संसद है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ की संसद का नाम क्या है, तो डाइट यहाँ की संसद का नाम है। यहाँ की संसद को डाइट कहते हैं। यहाँ की मुद्रा भी हो गई और ये बाकी मैंने आपको सब ये बता दिया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। भारत और EFTA मुक्त व्यापार समझौता कब से लागू होगा? भारत और EFTA मुक्त व्यापार समझौता कब से लागू होगा? दोस्तों, एक ग्रुप है जिसे हम EFTA के नाम से जानते हैं और इसकी जो स्थापना है वो, इसकी स्थापना 1960 में हो गई थी। यानी 1960 में स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा, स्टॉकहोम सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है? स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो स्टॉकहोम सम्मेलन द्वारा 1960 में एक ग्रुप की या संघ की स्थापना की गई थी जिसे हम ESA यानी यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, क्या बोलते हैं इसको? तो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, मुक्त व्यापार संघ, इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें वर्तमान में कुछ देश शामिल हैं। यानी इसके सदस्य कौन कौन से हैं? तो इसके सदस्य हो गए आइसलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ठीक है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिंकेस्टाइन, ठीक है। तो लिंकेस्टाइन स्विट्जरलैंड के पड़ोस में ही एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी वादूज है। तो लिंकेस्टाइन, ये 4 देश इसमें शामिल है। अब इन सब के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ था, जो कब हुआ था? तो 2024 में हुआ था। तो इनके बीच और भारत प्लस EFTA के बीच 2024 में 10 मार्च को समझौता हुआ था। और जो कब से लागू होने वाला है? तो 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाला है, ठीक है। तो दोनों के बीच जो समझौता है वो अभी से लागू होगा। चलिए अब हमने कौन कौन से देश यहाँ पर देखे, तो ये जो समझौता है दोनों के बीच में ये लागू होने वाला है। अब हमने यहाँ पर जो देश देखे हैं एक बार मैप में भी हम उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आइसलैंड, आइसलैंड जिसकी राजधानी रिकेविक है, इसकी राजधानी क्या है? रिकेविक है। दूसरा हमारा जो देश था मैंने आपको बताया वो है नॉर्वे, ठीक है, ये है नॉर्वे देश और इसकी राजधानी ओस्लो है, ठीक है, ओस्लो। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा देश दिख रहा होगा, ये वाला, ये है स्विट्जरलैंड, जो फ्रांस की, इटली और जर्मनी की सीमा पर है। और इसकी राजधानी क्या है? तो बर्न इसकी राजधानी है। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, वहीं स्विट्जरलैंड, और यह है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। और यहाँ पर आपको बहुत छोटा सा देश दिखाई देगा, एक कौन सा है? उसका नाम है, यहाँ पर एक लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री यानी स्थलबद्ध देश। स्थलबद्ध देश वो होते हैं जिनकी सीमा किसी समुद्र से नहीं लगती या जो अपनी सीमा किसी समुद्र से साझा नहीं करते, उसको हम स्थलबद्ध यानी भूमि से चारों ओर से घिरा हुआ देश के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा देश है? यहाँ पर लिंकेस्टाइन, और इसकी राजधानी क्या है? वादूज, वादूज इसकी राजधानी है। तो ये 4 देश आप याद रखेंगे,
ठीक है, ये 4 देश आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आज का आपके लिए। हाल ही में सरकार के द्वारा 1500 करोड़ खनिज पुनर्चक्रण योजना द्वारा ₹1500 करोड़ खनिज पुनर्चक्रण योजना कितने वर्ष के लिए लागू की गई है। दोस्तों अभी क्या है, रियर अर्थ मेटल यानी जो हमारे खनिज हैं जिन्हें हम जमीन से निकालते हैं, महत्वपूर्ण खनिज हैं, उसके लिए नई हमारी सरकार ने एक नई नीति निकाली है और उस नई नीति का नाम है खनिज पुनर्चक्रण योजना। तो अभी क्या है, हमारे जो पीएम मोदी हैं, पीएम हमारे मोदी जी, इनकी अध्यक्षता में जो हमारा केंद्रीय मंत्रालय है, केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद, इन्होंने एक नई नीति यानी योजना जारी की और इस योजना का नाम है खनिज पुनर्चक्रण योजना। ठीक है, और इसके लिए कितना इन्होंने फंड जारी किया है, तो 1500 करोड़, 1500 करोड़ इन्होंने फंड इसके लिए रखा है। अब इसमें किया क्या जाएगा, अब इसमें जो हम प्रयोग कर लेते हैं, जिन खनिजों का, महत्वपूर्ण खनिजों का हम प्रयोग कर लेते हैं, उनको खराब प्रोडक्ट से, यानी हम जैसे सामान खराब हो गया उसको फेंक देते हैं, तो उससे उन खनिजों को दोबारा से निकाला जाएगा और निकाल के उन खनिजों का उपयोग दोबारा से किया जाएगा। तो इसको इसलिए बोला गया है खनिज पुनर्चक्रण, यानी दोबारा से उसको यूज किया जाएगा, यानी रिसाइकल किया जाएगा। ठीक है, तो इसके तहत क्या करेगा भारत, महत्वपूर्ण खनिजों को रिसाइकल करेगा, रिसाइकलिंग करेगा। ठीक है, क्या को जैसे कौन कौन से खनिज है इसमें, तो खनिज आएगा इसमें लिथियम, कोबाल्ट और अन्य महत्वपूर्ण खनिज इसमें शामिल किए जाएंगे। जैसे लिथियम हमें कहाँ मिलता है, तो जब हम फोन की बैटरी का उपयोग करते हैं, फोन की बैटरी, अब जब हमारा फोन खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, फोन फेंक देते हैं, उसके साथ उसकी बैटरी भी फेंक देते हैं। अब वो बैटरी लिथियम आयन से बनी होती है, लिथियम आयन बैटरी हम उसे कहते हैं। तो हम उस लिथियम को यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, उस लिथियम को निकाल के हम दूसरी बैटरी बना सकते हैं, तो इसका उपयोग हो जाएगा, क्योंकि लिथियम भी भारत को बाहर से खरीदना पड़ता है। आप मुझे बताएंगे लिथियम ट्रायंगल कहाँ पर है विश्व में, लिथियम त्रिकोण कहाँ है, विश्व में लिथियम त्रिकोण कहाँ है, तो ये 3 देशों की सीमा पर है। अब अगर आप जाएंगे कहाँ पर, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, तो वहां पर 3 देश हैं, ऊपर बोलिविया, ये हो गया चिली, और इधर हो गया अर्जेंटीना। तो इन 3 देशों की सीमाओं पर जो क्षेत्र स्थित है उसे हम लिथियम ट्रायंगल यानी लिथियम त्रिकोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से, चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना की सीमा पर उपस्थित क्षेत्र को हम लिथियम ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। तो लिथियम का क्या करेंगे हम, अभी पुनर्चक्रण करेंगे यानी रिसाइकल करेंगे, यानी महत्वपूर्ण खनिजों को हम निकालेंगे और रिसाइकल कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारे रिसाइकलिंग योग्य स्रोत हैं लिथियम, कोबाल्ट और रियर अर्थ मेटल, यानी महत्वपूर्ण जो खनिज हैं उनका हम रिसाइकल करेंगे, यानी, और इसके लिए कुछ किस क्षेत्र से करेंगे, तो इसमें आने वाले क्षेत्र हमारे क्या होंगे, तो ई कचरा यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा है उससे हम इन सबको निकालेंगे। लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप, इन सब से हम क्या करेंगे, इन सब से हम इसको निकाल लेंगे और दोबारा से हम इनका उपयोग करेंगे। तो इसके लिए समझौता किया गया और कितने वर्ष के लिए है, तो 6 वर्ष के लिए 1500 करोड़ हमने जारी किए हैं। ठीक है,
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आप देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर किस संगठन द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। दोस्तों, इसरो प्लस ये जो हमारी संस्था है सेमीकंडक्टर लैब, इसने अभी भारत के पहले माइक्रो प्रोसेसर का क्या किया है, बनाया है। यानी भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि भारत ने अपनी जो 2021 में सेमीकंडक्टर योजना शुरू की थी, उसके 3.5 साल के अंदर ही इसरो के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर लिमिटेड ने यानी सेमीकंडक्टर लैब ने क्या किया है, एक माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण कर दिया है। तो अभी क्या हुआ, हमने 2021 में कौन सी योजना शुरू की थी, तो हमने 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर योजना, इंडिया योजना शुरू की और अभी इसके 3.5 साल ही पूरे हुए हैं। ठीक है, 3.5 साल पूरे होते ही भारत की इसरो प्लस SCL यानी सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी, इन दोनों ने मिलकर एक माइक्रो प्रोसेसर का क्या कर दिया है, इन्होंने निर्माण कर दिया है और जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है, विक्रम 3201, इस नाम से माइक्रो प्रोसेसर का इन्होंने निर्माण कर दिया है। और ये कितने बाइट का है, तो ये 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये भारत का पहला है और किसने किया है, तो इसरो प्लस सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी ने इसका निर्माण किया है। बात करें इसरो की, तो इसरो जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बंगलुरु में है। ठीक है, और वी नारायण इसके वर्तमान मुखिया हैं, यानी इसके हेड या अध्यक्ष वर्तमान वी नारायण है। ठीक है, तो इन्होंने अभी इसका प्रोसेस का क्या किया है, निर्माण किया है। ठीक है, ये हमारी अश्विनी वैष्णव जी है और ये हो गए हमारे PM मोदी जी। तो PM मोदी जी ने इसका माइक्रो प्रोसेसर का उद्घाटन किया है, क्योंकि आगे आने वाली जो समय है वो भारत के लिए बहुत लाभदायक इसके द्वारा सिद्ध होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मेघालय में का शरद ऋतु कैलेंडर 2025 किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ का जो पर्यटन विभाग है, पर्यटन विभाग ने किसके, मेघालय के पर्यटन विभाग ने क्या किया है, शरद ऋतु यानी जो सर्दियों का कैलेंडर है, शरद ऋतु कैलेंडर जारी किया है। ठीक है, कैलेंडर जारी किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य है यहाँ की संस्कृति को प्रदर्शित कर वहां के जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देना, राज्य की जो सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करना। तो इसका उद्देश्य क्या हुआ, राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित कर पर्यटन को बढ़ावा देना, ये हो गया इसका उद्देश्य। तो अभी किसने किया है, मेघालय ने ये शुरू किया है। चलिए एक बार मेघालय के बारे में भी देख लेते हैं। ये हमारे यहाँ पर इन्होंने ये कैलेंडर को जारी कर दिया है और मेघालय जो हमारा पश्चिम पूर्वोत्तर, ये हमारा अगर भारत है तो भारत के हम दिशाओं का ज्ञान कैसे करते हैं, मैप में लगाएंगे प्लस का निशान, एक तरफ ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो अगर हम यहाँ से चलें तो ये हमारा उत्तर पूर्वी राज्य, ये सारे हमारे क्या हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हो गए। ठीक है, ये हमारे उत्तर पूर्वी राज्य और इनमें भी एक राज्य है जिसे हम मेघालय के नाम से जानते हैं। मेघालय की सीमा एक तरफ असम से लग रही है और दूसरी तरफ बांग्लादेश से। ठीक है, असम से और बांग्लादेश से दो तरफ से घिरा है। इसकी राजधानी शिलोंग है
शिलोंग यहाँ की राजधानी है। यहाँ के जो सीएम हैं वो कॉनरेड संगमा है। संगमा यहाँ के क्या है, तो यहाँ के सीएम है। कॉनरेड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर मैं बात करूं मेघालय की, तो मेघालय की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पर मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इन तीनों की स्थापना 21 जनवरी 1972 को 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। और अगर और क्या बचा इसमें, और बचा इसके राज्यपाल। इसके राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल चंद्रशेखर विजयशंकर हैं। चंद्रशेखर विजयशंकर यहाँ के राज्यपाल हैं। मेघालय, यहाँ पर 3 पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं। यहाँ पर 3 पहाड़ियां हैं। जैसे ही हमारा बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून जो हमारी तरफ भी आता है और एक इसकी शाखा ऐसे ऊपर की तरफ निकलती है, तो यहाँ पर 3 पहाड़ियां उपस्थित हैं, जिसका नाम यहाँ पे उपस्थित जनजातियों के नाम पर रखा गया है। और इनका नाम क्या है, यहाँ पर एक जनजाति रहती है जिसका नाम है गारो। यहाँ पर एक जनजाति रहती है जिसका नाम है खासी। और इस पहाड़ी पर एक जनजाति रहती है जिसका नाम है जैंतिया या जयंती। तो इन जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है, गारो, खासी, जयंती। अब जब ये पहाड़ी यहाँ पर है, तो यहाँ से जो भी मानसून इधर प्रवेश करता है तो वो क्या होता है, यहाँ पर घिर जाता है और उसको निकलने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि ये ऐसे अवस्थित है कि यहाँ पर जो मानसून आया वो घिर जाता है, उसको निकलने की जगह नहीं मिलती, तो वो अपना पानी क्या करेगा, सारा यहीं पर गिरा देगा। इसीलिए यहाँ पर 2 स्थान हैं, चेरापूंजी और एक स्थान है यहाँ पर मासिन राम। अब ये जो हैं विश्व के सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान हैं। कभी चेरापूंजी नंबर 1 होता है, कभी मासिन राम। अभी हाल ही में मासिन राम सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। तो कहां पर है, मेघालय में है। तो ये भी आप बात याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत का सेवा क्षेत्र PMI किस स्तर पर पहुंच गया है। तो अभी हमारी एक संस्था है, वैसे विश्व में 3 संस्थाएं हैं जो क्रेडिट रैंकिंग जारी करती हैं। रैंकिंग जारी करने वाली प्रमुख विश्व की 3 संस्थाएं हैं, 3 संस्थाएं। और वो संस्था कौन कौन सी हैं, तो एक है इनकी S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर, दूसरी है फिंच स्टैंडर्ड पुअर, फिंच और मूडीज। कौन सी है, तो मूडीज। तो ये तीनों संस्थाएं हैं जिन्हें हम 3 बड़ी अम्माओं के नाम से जानते हैं, 3 बड़ी अम्मा। और इसमें से जो ये S&P है यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर, इसने अभी एक क्रेडिट रैंकिंग जारी की है और इसने बताया है कि भारत का सेवा क्षेत्र में जो PMI है यानी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, भारत का सेवा क्षेत्र का PMI, यानी PMI का मतलब क्या होगा, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये पिछले 15 वर्ष की तुलना में सबसे सर्वोच्च स्तर पर है और वर्तमान में कितना है, तो 62.9% ये पहुंच गया है। देखो 3 क्षेत्र होते हैं, निर्माण में 3 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा टर्सरी, तृतीयक। ठीक है। इसमें जैसे हमारा किसान हुआ, किसान ने क्या हुआ, गेहूं का उत्पादन किया, ठीक, वो कहां पर पहुंचा, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, इससे क्या बने, बिस्किट बने। तो ये हो गया हमारा प्राथमिक। और जो बिस्किट बन गए वो हो गए हमारे, जो प्राथमिक को लेकर उसका कोई दूसरा प्रोडक्ट बना दे, वो द्वितीयक सेवा में आता है। तृतीयक सेवा में हमारा सेवा आता है, तृतीयक क्षेत्र में हमारी सेवाएं आती हैं। जैसे टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, आपको सेवा दे रहा हूं। हमारे डॉक्टर हुए, हमारे इंजीनियर्स हुए, या हमारे कोई भी जो जॉब करता है या दूसरों के कार्य कर पैसा कमाता है, वो सेवा क्षेत्र में आता है।
तो ये जो तृतीय क्षेत्र है इसमें भारत का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कितना है, 62.9 हो चुका है। और ये किस कारण हुआ है, तो जो मजबूत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग के कारण। इसका कारण क्या है मजबूत होने का, तो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग मजबूत होने के कारण ऐसा हुआ है। अब ट्रंप भैया घबरा रहे होंगे कि भारत का तो हर जगह स्तर ऊंचा होता जा रहा है, जबकि मैं उसको दबाने की बात कर रहा हूं। तो ये अमेरिका के लिए भी सोचने वाली बात है कि वो करना क्या चाहता है। तो भारत का जो परचेजिंग इंडेक्स है वो सेवा क्षेत्र का ऊपर चढ़ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। दोस्तों पहली बार एक संस्था का निर्माण किया गया जिसे हम बॉक्सिंग फेडरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, यानी वर्ल्ड बॉक्सिंग के नाम से जानते हैं। तो पहली बार वर्ल्ड बॉक्सिंग संस्था, जो हमारी वर्ल्ड बॉक्सिंग संस्था है, इसके अंतर्गत विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका आयोजन किया कहाँ जा रहा है, तो इसका आयोजन लिवरपूल जो किसका शहर है, तो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का शहर है लिवरपूल, वहां इसका आयोजन किया जाएगा। और ये इतिहास में पहली बार है, क्या होगा, यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों का एक साथ आयोजन, दोनों की प्रतियोगिताओं का एक साथ आयोजन किया जाएगा। तो कहाँ हो रहा है, तो लिवरपूल में हो रहा है, और लिवरपूल यूके का एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 8, आईआईटी मद्रास 2025 में NIRF रैंकिंग में कितने वर्षों से शीर्ष स्थान बनाए हुए है। दोस्तों जो हमारा शिक्षा मंत्रालय और जिसके मंत्री कौन है, तो इसके मंत्री हमारे धर्मेंद्र जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी इसके मंत्री हैं। इस शिक्षा मंत्रालय ने 2015 में NIRF की शुरुआत की, रैंकिंग की शुरुआत की। और ये किस लिए है, तो जो भारत के उच्च शिक्षा संस्थान हैं, उच्च शिक्षा संस्थान, इनकी क्या करती है, रैंकिंग निकालती है, यानी भारत की जो उच्च शिक्षा देने वाले संस्थान हैं उनकी रैंकिंग निकालती है। अब इसने जो अभी 2025 की रैंकिंग निकाली है, इसमें भी नंबर 1 नंबर पर कौन आया है, तो आईआईटी मद्रास पहले नंबर पर आया है। और ये पिछले 7 वर्षों से नंबर 1 है। तो कितने वर्षों से, पिछले 7 वर्षों से नंबर 1 है। दूसरे नंबर पर IISc बंगलुरु आया है, यानी दूसरे नंबर पर हमारा जो IISc बंगलुरु है वो आया है। वहीं तीसरे नंबर पर IIT मुंबई का स्थान है। तो हमारी क्रेडिट रैंकिंग में बताया है IIT मद्रास हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में टॉप शिक्षा संस्थान है, ठीक है। अब ये कब से जारी हुआ, 2015 से, यानी 2016 से, और इस बार इसका 2025 में 10वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, तो इस बार इसका 10वां संस्करण है। चलिए, तो ये हमारा IIT मद्रास हो गया, जो पिछले 7 सालों से टॉप रैंक इसमें NIRF रैंकिंग में हासिल किए हुए है। विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया, तो हमारे यहाँ पर नारियल दिवस भी मनाया जाता है। और वो कब मनाया जाता है, तो वो 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया जाता है। तो अभी विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया, तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। और नारियल सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, तो जहाँ पर समुद्री क्षेत्र है वहां पर नारियल सबसे ज्यादा होते हैं।
तो इसी दिवस पर जो हमारा केरल है उसने क्या किया, केरल ने इस पर जो केरल नारियल विकास बोर्ड है उसके वित्तीय सहायता की घोषणा की है। तो केरल ने अपने नारियल बोर्ड को वित्तीय घोषणा दी है, वित्तीय सहायता की घोषणा की है। ठीक है, तो ये काम भी किसने किया है, केरल ने किया है। तो 2 तारीख को हमने विश्व नारियल दिवस मनाया। ठीक है, तो ये विश्व नारियल दिवस, और केरल ने जो इन नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए अपने यहाँ पर क्या दिए है, तो वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड शुभारंभ कब किया। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ पर हैं, बिहार के दौरे पर हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है और वहां पर रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं पर 2 सितंबर 2025 को बिहार में क्या किया गया है, बिहार में राज्य निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का वर्चुअल क्या किया इन्होंने, शुभारंभ किया, यानी टीवी पर इसका शुभारंभ किया है। और ये पहल जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं उनको सस्ती डिजिटल रूप से सक्षम ऋण सुविधा है। तो किस लिए, जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं उनको क्या किया गया, डिजिटल सक्षम ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो ये कहां पर कराई गई है, तो बिहार में, बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड शुभारंभ किया। किसने किया है, तो पीएम मोदी ने वर्चुअल यानी ऑनलाइन इसका उद्घाटन कर दिया है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करते हुए, ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन इसका कर दिया है। ठीक, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन जिसमें हमने करंट न्यूज को पढ़ा। आगे आने वाली क्लास में मैं पिछले वाले जो अपने रिवीजन के क्वेश्चन है उनको भी डालूंगा, और जैसे हमारा प्रोसेस पढ़ने का चल रहा था वैसे ही हम लगातार इस क्लास को पढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।